नमस्कार अमित शाह जी, हम दरभंगा में हैं और पूरा इस वक्त कैंपेन जो है वो चरम सीमा में है बिहार के चुनाव के लिए। 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी की जरा भी चिंता है आपको? जी नहीं। एंटी इनकम्बेंसी एक फिनोमिनन है जो हर नेता, हर सरकार ने देखी है, झेली है। देखिए, हम गुजरात में भी 90 से लगातार जीत रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी हमने कई बार सरकार बनाई। मुंबई में भी, महाराष्ट्र में भी 3 बार लगातार जीते। उत्तर प्रदेश में भी 2 बार जीते हैं। आसाम, त्रिपुरा और मणिपुर, जो हमें परंपरागत राज्य नहीं थे, वहां पर भी 2-2 बार हम जीत कर आए हैं। इसका मूल कारण है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सुशासन के आधार पर काम करने वाले लोग हैं। और विशेषकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद केंद्र में हमने गरीब कल्याण की जो योजनाएं बनाई हैं, इसमें भारत के लगभग हर गरीब को घर, बिजली, गैस, शुद्ध पीने का पानी, शौचालय, 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा और 5 किलो अनाज हर व्यक्ति को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। इससे इस देश के 60 करोड़ गरीब, मतलब इस देश का लगभग 50% से ज्यादा मतदाता लाभान्वित भी हुआ है। इसका एम्पावरमेंट भी हुआ है और बड़ी आशा के साथ आगे के रास्ते को आशा की दृष्टि से एनडीए की सरकारों की ओर देख रहा है। अब उसके मन में है कि आगे हमें स्वरोजगार मिलेगा, हमें रोजगार मिलेगा और हम अपने परिवार को और एक स्टेज ऊपर उठाकर देश की इकोनॉमी और देश के भविष्य को, देश के निर्माण में हम सहयोग कर पाएंगे। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की एक गरीब कल्याण की जो योजना है, यह पूरे देश में जो एंटी इनकम्बेंसी का आइवरी टावर था, जो एक काल्पनिक इमेज था, जिसको कई सरकारों की अकर्मण्यता ने एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तापित किया था, उसको ध्वस्त करने का काम ये देश के 60 करोड़ गरीब मतदाता और 60 करोड़ जिनको अपने भविष्य के प्रति आशा बंधी है, आशान्वित है, वो मतदाताओं ने समाप्त कर दिया। लेकिन विपक्ष इसे कहता है कि आप रिश्वत दे रहे हैं। ये जो कास्ट सिस्टम बिहार में देखा जाता है और कहा जाता है, इसकी बहुत चर्चा होती है और आपने कहा है कि विपक्ष अपना MY फॉर्मूला पे चल रहा है। आपका भी तो एक MK फॉर्मूला है, महिला और किसान फॉर्मूला, और इसमें आप 10-10 हजार चुनाव से पहले अगर देते हैं तो ये रिश्वत नहीं है? देखिए, महिला, युवा, किसान एक कास्ट का फॉर्मूला नहीं है। एक डिप्राइव वर्ग को एम्पावर करने का एक फॉर्मूला है और वो चुनावी फॉर्मूला नहीं है, वो सोशल फॉर्मूला है। इस देश में दलित, महिला, पिछड़ा वर्ग, युवा, किसान अगर ये पीछे रह गए हैं तो इनको एम्पावरमेंट कर उनको अच्छी स्थिति में लाना हर सरकार का संवैधानिक दायित्व है, जिसका हम निर्वहन कर रहे हैं। इसमें कहीं पर जात का कोई विचार ही नहीं। MY के भी अगर गरीब है तो उनको ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। गरीब यादव को भी गैस का सिलेंडर मिला है, गरीब मुसलमान को भी मिला है और गरीब पिछड़े को भी मिला है, सवर्ण गरीब को भी मिला है, सभी गरीबों को मिला है। तो यहाँ क्राइटेरिया कास्ट नहीं है, यहाँ क्राइटेरिया, यहाँ सिद्धांत है कि देश का सम विकास होना चाहिए, देश का विकास सर्वस्पर्शीय होना चाहिए, सर्वसमावेशक होना चाहिए, हर व्यक्ति का विकास के मॉडल में समावेश होना चाहिए और हर क्षेत्र को स्पर्श करने वाला विकास होना चाहिए। लेकिन आपका कहना है कि 60 करोड़ फिर गरीब हैं क्या इस देश में? देखिए, गरीब की किताबी व्याख्या पर आप मत जाइए। अगर एक आदमी मेहनत कश इंसान है
और गरीबी की रेखा की व्याख्या के ज्यादा भी कुछ कमा लेता है, और अगर अभी और 2 पीढ़ी इसका पूरा खर्चा घर, बिजली, गैस, शौचालय और रोजगारी में जाना है, तो हर सरकार का दायित्व है कि इसको एम्पावर करे और वो जो कमाई करता है उसको पूंजी के रूप में इस्तेमाल कर कर अपने परिवार को आगे बढ़ाइए। अब वो परिवार को स्कूटी भी चाहिए, पंखा भी चाहिए, घर के अंदर छोटा सा हीटर भी चाहिए, क्या आपत्ति हो सकता है इसमें? अब वो लोग अपनी कमाई अपने जीवन को और बेहतर बनाने में इन्वेस्ट करेंगे, अपनी अगली पीढ़ी को पढ़ाने में करेंगे, अगली पीढ़ी के स्किल डेवलपमेंट में करेंगे। एस्पिरेशनल इंडिया आप कह रहे हैं जिसको, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि आपने बहुत एम्फसिस दिया है आपकी स्कीम्स के ऊपर, क्या ये फ्रीबीज नहीं है? ना जी, जरा भी नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है, जैसे आपने कहा कि आपने 10,000 रुपया जीविका दीदी को दिया, ये 10,000 रुपया फ्रीबीज नहीं है, ये सीड मनी है, पूंजी है। अब इसमें से महिलाओं के समूह बनेंगे और अलग छोटे 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 अपने उपक्रम शुरू करेंगे, जो कुटीर उद्योग होंगे, गृह उद्योग होंगे। इसके मार्केटिंग के लिए एक तहसील लेवल पर एक कोऑपरेटिव बनेगी, जिला लेवल पर बनेगी और स्टेट लेवल पर कोऑपरेटिव बनेगी। तो ये जो अभी 10,000 रुपया दिया है, वो सारी महिलाएं, 25 महिलाएं इकट्ठा कर कर इसको पूंजी के रूप में बैंक में डालकर इस पर लोन लेकर आने वाले दिनों में अपना गृह उद्योग, कुटीर उद्योग चालू करेगा। ये सीड मनी है, ये बात हमें समझना चाहिए। विपक्ष कहता है कि 10,000 रुपए से क्या होगा, कौन सा उद्योग शुरू हो सकता है 10,000 रुपए से? देखिए, विपक्ष तो ये भी कहता था कि आप बैंक अकाउंट खोलोगे, इसका उपयोग क्या है। आज हमें सबको मालूम है, लाखों करोड़ रुपया वो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट पड़ा है। गरीब के घर को बचत करने की आदत पड़ी, अलमारी में जो पैसा सूद बगैर पड़ा रहता था वो आज बैंक में गया है, उसको कुछ तो सूद मिल रहा है। विपक्ष इस देश का डिनायल मोड में आ गया है, कुछ अच्छा उनको पसंद नहीं आता है। अगर हम ऑपरेशन सिंदूर करते हैं तो भी वक्र दृष्टि से देखते हैं। अगर चुनाव आयोग SIR कर कर अवैध मतदाताओं को हटाता है तो भी उनको उसमें पॉलिटिक्स दिखती है। वो चुनाव जीतते हैं तो चुनाव आयोग बहुत अच्छा है, टप से शपथ ले लेते हैं, और हार जाते ही पूरा विपक्ष रैली निकालकर चुनाव आयोग के सामने मोर्चा करे। नाविका जी, हम भी बहुत चुनाव हारे हैं, हमने कभी चुनाव आयोग की साख पर क्वेश्चन नहीं खड़े किए। ज्यादा से ज्यादा एक तंज कसकर खत्म किया। लेकिन आज तो कोर्ट भी गए हैं, तमिलनाडु की सरकार गई है कोर्ट और चैलेंज किया है उन्होंने, जो 12 राज्यों में आपने किया है। बंगाल ने कहा है हाथ पैर तोड़ देंगे। आपको लगता है कि ये SIR एक्सरसाइज चुनाव से पहले जिन राज्यों में चुनाव है वहां होनी चाहिए? देखिए, SIR सिर्फ चुनावी राज्यों में नहीं हो रहा है, 2 चरण में हो रहा है। जहां चुनाव 2025 और 26 में है वहां पर अभी हो रहा है, 26 में है वहां पर अभी हो रहा है, और 27 में जिन राज्यों में चुनाव नहीं है 27 में वहां पर होगा। SIR एक रूटीन प्रक्रिया है जो 1955 से लेकर अब तक 11 बार हुई, कि जिन लोगों ने स्वीकार कर दिया हम हमारे देश के नागरिक नहीं है, वो लोग आए ही नहीं। पहली बार 65 लाख लोग के नाम निकाल दिए गए, इसके खिलाफ अपील का प्रोविजन था, तो वो लोग वापिस ही नहीं आए कहने के लिए कि हाँ हम तो देश के नागरिक है और नाम कटा है। तो ये 65 लाख लोग एग्जिस्ट करते हैं, इनका सब आगे क्या होगा? कुछ लोग मृत्यु जिनका हुआ है वो भी कटे हैं, कुछ यहाँ से बाहर गए हैं उनका भी कटे हैं, कुछ एक ही मतदाता का देश में 2 जगह नाम थे वो भी कटे हैं, और कुछ विदेशी नागरिक थे जिन्होंने क्लेम छोड़ दिया। आपने उनको चिन्हित कर लिया? हम चिन्हित ना करें, चुनाव आयोग ने चिन्हित किया है। पर चुनाव आयोग का तो काम ही नहीं है कि कोई
फॉरेनर है या घुसपैठिया है वो चिन्हित करने का, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया। ऐसा नहीं है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया है। चुनाव आयोग का काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का है। मतदाता सूची में वही लोग आए जो इस देश के नागरिक हैं और 18 साल से ज्यादा आयु वाले हैं, वही लोग आए। ये चुनाव आयोग का काम है और संविधान के आर्टिकल से जिम्मेदारी उन पर आती है। लेकिन जो भारत के नागरिक नहीं है, जो इस लिस्ट में है, उनका आगे क्या होगा ये तो गृह मंत्रालय बताएगा। नहीं, गृह मंत्रालय करेगा तब आपको बताएगा भी। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? अभी इसकी प्रक्रिया शुरू नहीं। ये इंटरव्यू को पॉपुलर करने के लिए नहीं कह सकता मैं देश का गृह मंत्री हूं और जो प्रक्रिया होगी अफसरों के साथ चर्चा होकर, बाकी सब लोगों की चर्चा होकर सुनिश्चित रूप से हम करेंगे। मैं आपसे पूछना ये भी चाहती हूँ कि आप बार बार रैलियों में लालू एंड कंपनी कहते हैं, तेजस्वी की कोई बात नहीं करते डायरेक्टली। कोई खास फॉर्मूला है इस बात का? नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है। देखिए, लालू जी बिहार में एक विशिष्ट प्रकार की पॉलिटिक्स को विचारधारा के रूप में एस्टैब्लिश किए और तेजस्वी जी इसी के संवाहक है। इसलिए मैं जब लालू एंड कंपनी कहता हूं तब तेजस्वी आ ही जाते हैं। पर लालू तो चुनाव नहीं लड़ते। आप बिहारी नहीं हो ना, बिहार के मतदाता अच्छे से समझते हैं मेरी बात को। मैं बिल्कुल बिहारी हूँ, बिहार में पली बड़ी है हम, मगर जन्मी नहीं है। बंगाल में जन्मी हूँ आप कहेंगे, मैं बंगाल भी नहीं समझ रही। लेकिन आपने कहा तेजस्वी जीतेंगे तो 3 नए मंत्रालय बनाएंगे, 3 नए मंत्री बनेंगे, अपहरण, रंगदारी और हत्या। लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं तो हाल ही में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं बिहार में जहां ये सवाल आपकी एनडीए सरकार से भी पूछा जा सकता है। देखिए, अभी जो इंसिडेंट हुए हैं उस पर ये सवाल एनडीए सरकार को जरूर पूछना चाहिए कि जिन लोगों पर इंसिडेंट के आरोप हैं वो अगर मुख्यमंत्री के साले हो तो, या मुख्यमंत्री के घर पर आश्रय ले ले, प्रशय ले ले और पूरी कानूनी प्रक्रिया आंख मूंद कर बैठ जाए। यहाँ अरेस्ट भी हुई है, अरेस्ट कर जेल में डाल दिए गए हैं। घटनाएं तो पूरे देश में होती है, मगर शासन का काम है कि घटना में जो आरोपी है उसको आश्रय नहीं देना, इसको छिपाना नहीं, कठोरता के साथ कदम उठाना, जो एनडीए सरकार कर रही है। आनंद सिंह को टिकट देना, इतना क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बावजूद, क्या ये एग्जाम्पल सेट करता है सुशासन का? देखिए, इनको टिकट देने का जदयू का निर्णय उनकी पार्टी का निर्णय है, परंतु आनंद सिंह का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मगर वो लालू जी की तरह सजा याफ्ता व्यक्ति नहीं है। लालू जी को तो सजा हो चुका है, हेल्थ ग्राउंड पर वो बाहर आए हैं और राहुल जी इनके साथ रैली कर रहे हैं दोनों हाथ उठाकर। यही लालू जी है जिनको मनमोहन सिंह बचाना चाहते थे, तो वो ऑर्डिनेंस को जो कैबिनेट ने पारित किया था, राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के ही प्रधानमंत्री के आज चुनाव जीतने के लिए वही राहुल जी, वही लालू जी को, उस वक्त तो लालू पर आरोप था, अब तो उनको सजा हो गई है, फिर भी गांधी मैदान में हाथ मिलाकर खड़े हैं। यानी कि आइडियोलॉजी मायने नहीं रखती। आज आइडियोलॉजी है ही नहीं, मायने क्या रखना है? आइडियोलॉजी होती तो ऐसा कभी नहीं होता। राहुल जी खास 58 दिन तो यहाँ बिहार में नहीं नजर आए, लेकिन उसके बाद जब आए तो प्रधानमंत्री पे वो हमेशा वार करते हैं। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही है कि प्रधानमंत्री वोट के लिए यहाँ भरतनाट्यम कर सकते हैं, नाच सकते हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है प्रधानमंत्री बिहार में ऐसे घूम रहे हैं जैसे उनके बेटे का विवाह हो यहाँ पर। ये इस तरह का जो स्तर है बातचीत का चुनाव के दौरान, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए नाविका जी, इस देश में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने तब देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो प्रचार नहीं कर सकते थे, जनता में जाकर अपनी पार्टी की बात, अपनी बात, अपने प्रत्याशी की बात नहीं कह सकते थे। तो उसको कांग्रेस के कुछ समर्थक पत्रकारों ने एक फैशन बना दिया कि प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं,
प्रधानमंत्री क्यों प्रचार न करे? प्रचार कर कर तो चुनकर आए हैं भाई। प्रधानमंत्री जी की पार्टी की आइडियोलॉजी प्रधानमंत्री से अच्छे तरीके से कौन रख सकता है? जिस सरकार का नेतृत्व तो प्रधानमंत्री करे, उस सरकार के कामों को अच्छे तरीके से और फ्यूचर रोड मैप को अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री से ज्यादा कौन रख सकता है? और चुनाव लोकतंत्र का महोत्सव होता है। लोक संपर्क करना हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है। अब कांग्रेस को उसमें तकलीफ है, इसलिए कांग्रेस इस तरह की स्तर बगर की बात करती है। मगर मैं राहुल जी और खड़गे जी को, दोनों को, मुझसे मांगा नहीं है, फिर भी एक मैं सलाह देना चाहता हूं कि जितने चुनाव में मोदी जी के लिए अभद्र भाषाओं का प्रयोग, अभद्र वाक्यों का प्रयोग उनकी माताजी से लेकर मणिशंकर अय्यर ने किया है, हर बार देश की जनता ने भाषा के गंदे दलदल के उपयोग में कमल को बहुत अच्छे तरीके से खिलाया है और इस बार भी यही होगा। अमित शाह जी, मैंने बिहार में देखा है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, ये तमाम काम हुए हैं, लेकिन आज भी दो मुद्दे हैं जो बिहार की जनता के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। एक तो पलायन का मुद्दा, बिहार छोड़ के लोगों को नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है, और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर इंडस्ट्री कभी लगी एक ही मुद्दा है, बेरोजगारी है, इसके कारण पलायन होता है। हमने विगत 11 सालों में, क्योंकि पहले तो कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, नीतीश जी को मदद नहीं करती थी, हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है नाविका जी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगभग 7 करोड़ मानव दिन का रोजगारी का निर्माण किया है। मेरी बात धैर्य से सुनेंगे। हमने बरौनी का खाद का कारखाना चालू कर दिया है। हमने बेगूसराय में पीएम मित्र पार्क की शुरुआत कर दी। यहाँ बहुत बड़ा पेट्रोलियम का रिफाइनरी बन रहा है। 2 बड़े बिजली के कारखाने 40,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से लगे हैं। और हमारा घोषणा पत्र आप उठाकर देख लीजिए, हमने ढेर सारा कुटीर उद्योग, एमएसएमई और बड़ी इंडस्ट्री के लिए एक मजबूत रोड मैप डाला है। इंडस्ट्री तभी आ सकती है जब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जब यहाँ पर कानून और व्यवस्था का काम अच्छे से हुआ हो। बिजली ही नहीं है तो इंडस्ट्री कहाँ से आएगी? ये 20 साल में नीतीश जी ने कानून और व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया है और 11 साल में डबल इंजन की सरकार का उपयोग कर कर मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करा है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हमारी हो चुकी है। आने वाले दिनों में ये इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग कर कर, बिजली का उपयोग कर कर और अच्छी कानून और व्यवस्था की बदौलत वो द्रुत गति से आगे बढ़ेगी। सवाल ये भी है कि यहाँ पर पलायन का जो मुद्दा है, वो मुद्दा हर विपक्षी दल ऐसे उठाता है जैसे पहली बार हुआ है यहाँ पर पलायन। सवाल इस बात का है कि आप पर भी ये सवाल उठते हैं कि आपने कहा कि यहाँ इतनी जमीन नहीं है जो उद्योगों के लिए दी जा सके। बिल्कुल अनकोट किया है, मुझे ठीक से कोट नहीं किया गया है। मैंने ऐसा कहा था कि बिहार के युवा का आईक्यू बहुत अच्छा है और अगर यहाँ पर आईटी, सॉफ्टवेयर, डेटा स्टोरेज का काम अगर यहाँ आता है, यहाँ पानी भी है और ज्यादा आईक्यू वाला पढ़ा लिखा युवा भी है, दोनों मिलाकर एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अब तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है, इसको करना चाहिए। और मैं आज भी कहता हूँ आईटी, डेटा स्टोरेज और सॉफ्टवेयर, यहाँ पर विपुल मात्रा में पानी है जो डेटा स्टोरेज के बिजनेस के लिए चाहिए और यहाँ पर एक बहुत अच्छे आईक्यू लेवल वाले युवा भी है। शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी 20 साल में और 11 साल में विशेषकर बन चुका है। अगर यहाँ के कोर्स को ये इंडस्ट्री के साथ जोड़कर इसको मॉडिफाई किया जाए, नंबर्स को कोर्स के, तो यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसका दोहन नहीं हुआ है, जिसका दोहन करना चाहिए। लेकिन लोग ये भी सवाल पूछते हैं, आपने बात की अपने घोषणा पत्र की,
कि आपका घोषणा पत्र आया और चला गया, पता भी नहीं चला। 60 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, नीतीश कुमार जी ने बोला नहीं जो मुख्यमंत्री हैं। ये सवाल विपक्ष ने भी उठाया है और वैसे भी सोशल मीडिया पर बहुत है। देखिए, विपक्ष के पास ऐसे सवाल उठाने के अलावे घोषणा पत्र पर और कोई मुद्दा नहीं, इसलिए उन्होंने ये सवाल उठाए। 5 पार्टियों के प्रमुख नेता वहां पर बैठे थे। सभी लोग अगर 30-30 मिनट भाषण करते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस 1.5 घंटा चलती। इसकी बजाय हमने तय किया था कि घोषणा पत्र के विमोचन का फोटो ऑप होने के बाद नड्डा जी और नीतीश जी दोनों निकल जाएंगे और 5 पार्टियों के प्रमुख नेता अलग अलग इंटरव्यूज देंगे। सभी ने 25-25 मिनट के इंटरव्यूज दिए। तो आपको लगता है कि ये घोषणा पत्र के लिए बहुत था, क्योंकि तेजस्वी जी कहते हैं कट एंड पेस्ट घोषणा पत्र। आपने 1 करोड़ नौकरियों का और रोजगार का वादा किया है जो कट एंड पेस्ट है। पहले नौकरी और रोजगार में फर्क है। इन्होंने 2 करोड़ 60 लाख लोगों को सरकारी नौकरी का कहा है। नाविका जी, 2 करोड़ 60 लाख सरकारी नौकरियां, अगर 40,000 भी मैं सी और डी ग्रेड की तनख्वाह की एवरेज निकाल रहा हूं, ले तो 12 लाख करोड़ रुपया चाहिए, जो बिहार के बजट से 3 गुना ज्यादा है। अब वो हास्यास्पद घोषणा को छुपाने के लिए 7 सेकंड में चले गए, मगर बाद में 22-25 मिनट के हर चैनल पर इंटरव्यू चले हैं। आपको लगता है कि तेजस्वी जी जो पिछली बार 111 सीट लेकर आए थे, बिल्कुल नजदीक थे, जिसको कहते हैं मिस्ड बाय अ विस्कर, इस बार दावेदार नहीं है मुख्यमंत्री की पोजीशन के लिए? हम 160 से ज्यादा सीटें जीतकर बिहार में सरकार बनाए। आपको पहले से पता है तो लोग कहेंगे कि आपको इलेक्शन कमीशन को आप कंट्रोल करते हैं, इसलिए आपको नंबर पता अगर है। मैं 160 से ज्यादा कहता हूं, 180 भी हो सकती है। मैं तो 160 से ज्यादा कहता हूं, 160 नहीं कहता हूं। इतना, और मैं हर चुनाव में आकलन अपना कहता हूं। पर आपको इतना भरोसा है कि 160 से ज्यादा आएंगे ऐसे वक्त में, जब आप 2 तरह के स्टेटमेंट्स आपने किए। आपने कहा नीतीश कुमार हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव के बाद एमएलए तय करेंगे। ये आपका पहले दौर में स्टेटमेंट आया। बाद में आपने कहा आप संवैधानिक प्रक्रिया क्या है? नहीं, प्रक्रिया है, पर आप ये बाद में बोला हूं, ये प्रोसीजर है। लेकिन आपने बाद में कहा कि सीएम की जगह खाली नहीं है। अगर मैं आपको एज अ जर्नलिस्ट पिछले 17-18 सालों से फॉलो कर रही हूं, तो मैं जानती हूं कि आप कभी झूठ नहीं बोलते। आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं कहते हैं, आप सिर्फ इतना कहते हैं कि मुख्यमंत्री की जगह खाली नहीं है। कहीं कोई जगह रख रहे हैं मैनूवर की? आप ध्यान से सुनी नहीं है। मैं बोला हूं मुख्यमंत्री की जगह खाली नहीं है और ऊपर प्रधानमंत्री की जगह नहीं है। यहाँ पर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, वहां नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। मैं पूरा वाक्य ही बोलता हूँ, कुछ नहीं छुपाया। तो ये विपक्ष बार बार संदेह क्यों करता है कि चुनाव के बाद कुछ ऐसा हो? उनको झूठी बातें फैलाना है, कौन रोक सकता है जी? बिहार की जनता बहुत चतुर सुजान है, वो सब चीजें जानती। पर सवाल उनके हेल्थ पर उठता है। ये सवाल कई बार पब्लिक में उठ गया ना सवाल, अब जनता निर्णय करेगी। 11 तारीख तक रुक जाइए आप। नहीं, जनता निर्णय करेगी, वो आपकी बात सही है, लेकिन इस चुनाव में एक तीसरा फैक्टर भी है। तीसरा फैक्टर जो जन सुराज प्रशांत किशोर की पार्टी ने लाया है, और उन्होंने कहा है कि 2 बाइपोलर इलेक्शन होता है, कांग्रेस आरजेडी एक तरफ और बीजेपी जेडीयू एक तरफ, अब तिकोणीय होगा। आपको लगता है ये चुनाव 22 कोणीय है? 22 अलग अलग दल लड़ रहे, छोटे मीडियम मिलकर। लेकिन प्रशांत किशोर के अरे भाई, इसमें हम भी आ गए 22 में। 22 पार्टियां लड़ रही है, डेमोक्रेसी है, सबको लड़ने की छुट्टी, अपनी अपनी बात करने की छुट्टी है। पर आपको लगता है इज ही अ फोर्स? क्योंकि आप इलेक्शन के मैदान में भांपते हैं, आकलन करते हैं। देखिए, ऐसा है, हम 160 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और बची कुछ ही 22 दलों में बटेगी। अच्छा, ये 160 जेडीयू और बीजेपी एनडीए जीते। आप बार बार 5 पांडव कहते हैं। बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि आपने इस बार शायद
प्रधानमंत्री के हनुमान जी जो हैं चिराग पासवान को 29 जो सीट्स दी हैं वो शायद ज्यादा हैं, इतना वो डिलीवर कर पाएंगे? ज्यादा कम आप लोग आकलन नहीं लगा सकते हो। इनके 6 लोकसभा के सांसद हैं और 6 लोकसभा सांसद है तो 5 विधानसभा सीटें 1 लोकसभा में बनती है। हमने 29 दिया है, इसमें ज्यादा कम नहीं होता है। एक 19% का वोट है जो माइनॉरिटी वोट कहलाता है, MY फैक्टर का M फैक्टर है। अब इसमें होड़ लगी हुई है कि कौन किसको बांटेगा। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव ने एक मुस्लिम डेप्यूटी सीएम नहीं अनाउंस करके कहीं ओवैसी जी के? देखिए, मैं नहीं मानता इस तरह से सीएम डेप्यूटी सीएम अनाउंस करने से ढेर सारी चीजें रिजॉल्व होती है। हर पार्टी का एक क्रेडिबिलिटी होता है, वो क्रेडिबिलिटी और आप क्या बोल रहे हो दोनों मिलकर मतदाता निर्णय करते। पर ओवैसी जी जब कहते हैं कि क्या अब्दुल दरी ही बिछाता रहेगा, तो एक सवाल तो वाजिब है। तो वो पूछे लालू जी की पार्टी को। आपकी पार्टी में भी एक भी नहीं, हम क्यों पूछे? नहीं, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आपको लगता है कभी ये एनडीए से है, 4 प्रत्याशी लड़ रहे हैं। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि आपने बार बार इशारा किया है इस तरफ कि कहीं ना कहीं समन्वय में कुछ प्रॉब्लम है आरजेडी और कांग्रेस पार्टी में, तेजस्वी और राहुल गांधी में। आपको लगता है? प्रॉब्लम नहीं है, सर फुटबॉल की लड़ाई है। ये बिहारी शब्द है, सर फुटबॉल लड़ाई। कैसे कह सकते? देखिए, पर्चा डालने के अंतिम दिन तक पहले चरण का उनका प्रत्याशी ही घोषित नहीं हुआ। आज भी कई सीटों पर मतदाता को ये मालूम नहीं है कि महागठबंधन का ऑफिशियल प्रत्याशी कौन है। 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट है। 11 से ज्यादा सीटों पर जहां सिंबल नहीं है वहां पर भी इनके प्रत्याशी खड़े रह गए। लगभग 62 सीटों पर है। 62 सीटों पर। तो ये महागठबंधन की अलायंस है या आप इसे कुछ और नाम देंगे? नहीं, मैं क्यों नाम दूं उनको। अब वो तो बिहार की जनता प्रत्याशी को जानती है वो किस पार्टी से हैं। आप मानते हैं कि ये 2025 में 2 ही चुनाव हुए, दिल्ली का हुआ और अब बिहार का है। ये चुनाव बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं? बीजेपी के लिए हर चुनाव अहमियत रखता है। हम ऑल इंडिया पार्टी है, हर राज्य में हमारे अच्छे यूनिट है, अच्छे से हम परफॉर्म कर रहे हैं और हर चुनाव को जीतने के लिए हम बहुत मेहनत भी करते हैं। बंगाल का चुनाव आपके लिए पर्सनली कितना बड़ा और पर्सनली कुछ नहीं होता। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हम चाहते हैं, हम सभी भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता चाहते हैं और देश की जनता का अधिकांश हिस्सा चाहता है कि ये सरहदी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इस देश में घुसपैठ रुके और कानून और व्यवस्था और देश की सुरक्षा सुनिश्चित। आपने ये कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री घुसपैठिए नहीं तय करेंगे। मैं दोबारा उसी सवाल पे इसीलिए आ रही हूँ क्योंकि ये घुसपैठिए हैं कहाँ से आइडेंटिफाई होंगे? देखिए नाविका जी, जिन लोगों ने अपनी पहचान देने के लिए इनकार कर दिया, मैं मानता हूं उनके पास पहचान नहीं होगी। उनके पास पहचान नहीं होगी। चुनाव आयोग ने मांगा उनसे कि भाई आप भारत के नागरिक हो, इसका हमें जवाब दीजिए, किस आधार पर आप भारत के नागरिक हो। तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट मूव कर चुकी है आज। यहाँ पर भी कोर्ट में गए थे, बिहार का जब चलता था तब कोर्ट में गए ही थे। आपको लगता है कि ये मुद्दा एक बहुत पोलराइजिंग मुद्दा और डिवाइडिंग मुद्दा हो गया है? मीडिया के पास मुद्दे कम हो गए हैं, इसलिए आप लोग एसआईआर को मुद्दा बना रहे। एसआईआर को नई एक्सरसाइज है नहीं, 1955 से 2004 तक चला है और ज्यादातर कांग्रेस के समय में चला है और हर बार चुनाव आयोग ने किया, इस बार भी चुनाव आयोग करा। लेकिन आप मीडिया कह रहे हैं यहाँ सरकारें, जो विपक्ष की सरकारें वो कोर्ट जा रही हैं, तो मीडिया का तो काम है सवाल नहीं पूछना। उनको पूछिए ना, मुझे क्यों पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और साथी दल एसआईआर का समर्थन करते हैं। तमाम इन पूरे एक्सरसाइज के बाद आपके स्टेप्स क्या होंगे? कुछ इस पर पारदर्शिता?
नहीं, मतदाता सूची तो चुनाव आयोग ही फाइनल करेगा, वो फाइनल होगी, इसके आधार पर चुनाव होगा। और जो लोग उसमें नहीं होंगे वो कौन है, वो क्या है, वो कहाँ जाएंगे? वो चुनाव आयोग की मतदाता सूची पूरे देश की फाइनल हो जाएगी, बाद में चुनाव आयोग के साथ बैठकर इसकी मीमांसा करेंगे। सवाल माओइस्ट टेरर का भी आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आपको हाल ही में बहुत इसमें सक्सेस मिला है। आप क्या मानते हैं, मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में ये एक बड़ी उपलब्धि है? निश्चित रूप से ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं मानता हूं कि 31/3/2026 को पूरा देश माओवाद से मुक्त हो जाएगा। ये आपकी कड़ी मेहनत रही है पिछले 7-8 सालों में, आपने इसको अपना सबसे ज्यादा मेहनत हमारे सुरक्षा बलों ने की। उन्होंने लॉस भी उठाया है, शहीदगी भी सर पर ली है और महीनों तक खाने पीने के बगैर घने जंगल में, बिजली की व्यवस्था के बगैर, दवाइयों के बगैर, झरने के, नदियों के पानी पीकर माओवादी समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया है। मैं मानता हूं कि आजादी के बाद लगभग 6 साल लंबा ये बहुत बड़ा अभियान, ये सुरक्षा बलों का ही पूर्ण श्रेय सुरक्षा बलों को ही, हमारे सुरक्षा बल के जवान और अधिकारियों को ही जाता है। आखिर में एक ही सवाल पूछूंगी आपसे, जो सिविल सोसाइटी में उठता है, लद्दाख का सवाल, सोनम वांगचुक का सवाल। लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना, ये सही है। आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर को तो सरकार मिली, असेंबली मिली, लद्दाख को नहीं मिली। पहले वो असेंबली में अपने 4 नुमाइंदे भेजते थे, अब नहीं भेजते। आपको लगता है कहीं ना कहीं इस पर इंसाफ जरूरी है? देखिए, कभी भी लद्दाख में असेंबली की मांग थी नहीं, यूटी की ही मांग थी। यूटी मिलने के बाद वहां पर कुछ राजनीतिक दल और कुछ एनजीओ ने असेंबली की मांग की। सोनम वांगचुक जेल में है और सवाल उठते हैं कि सोनम वांगचुक कभी आपकी सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करते थे, अवेयरनेस लाते थे? सरकार के साथ कभी कोऑर्डिनेट नहीं करते थे। सरकार के कुछ हमारे अंग उपंग के साथ उनका कोऑर्डिनेशन होता था कुछ मुद्दों पर, मगर जब हिंसक आंदोलन होता है और लद्दाख जैसे प्रदेश में अशांति होती है, कुछ लोगों की जान भी जाती है, तो कदम उठाने पड़ते हैं। एसआईआर क्या बैकडोर एनआरसी है? मैं मानता हूं कि इसको चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत स्पष्टता से व्याख्यायित कर दिया। तो आपने अपना एनआरसी का प्लान अब छोड़ दिया? मैंने ऐसा कब कहा है? कब होगा? हम बताएंगे आपको, मैं बताऊंगा अगर हम करेंगे तो। आपकी पेंडिंग जो आपकी एक लिस्ट होती थी, जो आपकी हर मैनिफेस्टो में होती थी, उसमें एनआरसी था, उसमें यूसीसी था, इन मुद्दों के बारे में आपने कोई टाइमलाइन तय किया है? देखिए, सिर्फ 2 नहीं थे ना, ट्रिपल तलाक हटाना था, राम मंदिर बनाना था, ढेर सारे थे जो समाप्त हो गए। जो समाप्त भी हो जाएंगे 2029 से पहले, जब भी होंगे हो जाएंगे। अमित शाह जी, आप 160 सीटों की बात कर रही हैं, इतना कॉन्फिडेंस आपको, जबकि बहुत से लोग एनालिसिस में कहते हैं कि बहुत क्लोज इलेक्शन? ये मेरा आकलन है, 14 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, लास्ट टाइम आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, मैंने जो कहना है वो मैं इंटरव्यू में भी स्पष्ट किया और सार्वजनिक सभाओं में भी मैं स्पष्ट करता हूं, मगर आप कुछ अलग उद्देश्य से इसको पूछ रही है, तो कृपया, मेरी बात बिहार की जनता समझ चुकी है मैं क्या कहना चाहता हूं। अमित शाह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और मुझसे हमेशा की तरह फ्रैंकली बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। और इस एक्सक्लूसिव बातचीत के बाद चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। 14 नवंबर के रिजल्ट के बाद नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे या कोई प्लान बी भी है? अमित शाह को इसे लेकर क्या कोई बातें पता है? शाह के मुताबिक रिजल्ट क्या होने वाला है, 2010 के जैसा या मुकाबला सच में बहुत कड़ा है? तो टाइम्स ग्रुप की ग्रुप एडिटर इन चीफ नाविका कुमार आज पूरे दिन गृह मंत्री अमित शाह के साथ बिहार में कैंपेन ट्रेल पर थी।
जहां उन्होंने गृह मंत्री के साथ बिहार के 3 जिलों के 3 विधानसभा सीटों की हवा पर रखने की कोशिश की और सेंटर के मुद्दे, बिहार के मुद्दे, लोकल मुद्दे, सब पर अमित शाह से बेबाकी से सवाल किए। देखिए बिहार चुनाव का सबसे बड़ा कैंपेन ट्रेल नाविका कुमार के साथ। एक दिन और 3 विधानसभा सीटें। बिहार में 14 नवंबर की ताबड़तोड़ तैयारी चल रही है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे गृह मंत्री अमित शाह। आज गृह मंत्री माता सीता की धरती मिथिलांचल की 3 विधानसभाओं के दौरे पर पहुंचे। अमित शाह की पहली सभा शिवहर के बेलसन में हुई, दूसरी सभा सीतामढ़ी के रीगा में हुई और तीसरी सभा मधुबनी के खुटौना में हुई। नरेंद्र मोदी का संदेश लेकर अमित शाह जनता से कैसे रूबरू हो रहे हैं, ये सब जाना उनके साथ मौजूद रही हमारी ग्रुप एडिटर इन चीफ नाविका कुमार ने। गृह मंत्री अमित शाह आज मिथिलांचल के दौरे पर 3 सभाएं करेंगे और मिथिलांचल इतना जरूरी क्यों है बीजेपी के लिए। मिथिलांचल वो जगह है जहां पर कर्पूरी ठाकुर जी और जो पिछड़े वर्ग के नेता जननायक कहा गया जिन्हें, ये उनका इलाका है। मिथिलांचल वो इलाका भी है जिसे नॉलेज बेस कहा जाता है बिहार का। यहाँ पर बहुत आध्यात्मिक विद्या की भी बात कही जाती है। यहाँ दरभंगा से लेकर मधुबनी, मधुबनी से लेकर सीतामढ़ी, सीतामढ़ी जो जगह है सीता मैया के जन्म की, जहाँ एक मंदिर बनाने की भी बात है। पिछले कुछ चुनावों में मिथिलांचल में बीजेपी को भारी गेन्स हुए हैं। यहाँ पर 73 असेंबली सेगमेंट्स हैं जिसमें 62 बीजेपी ने 2020 के चुनाव में जीते थे इस रीजन में। लेकिन मैं बता दूं लोकसभा चुनाव में भी 116 असेंबली सेगमेंट्स में बीजेपी की बढ़त रही यहाँ पर और ये बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहता है। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद बीजेपी को यहाँ और मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि ये मिथिलांचल का जो एरिया है ये तय करता है बिहार में सरकार किसकी बनेगी। 2015 में जब जेडीयू ने आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था तो बीजेपी को नुकसान हुआ था। इसीलिए बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती का गढ़ भी ये मिथिलांचल शायद है जिसकी वजह से मिथिलांचल पर इतनी मेहनत की जा रही है। इसी एरिया में गृह मंत्री अमित शाह कम से कम 3 रैलियां एक दिन में कर रहे हैं, नाइट हॉल्ट भी करेंगे और कल भी इसी रीजन में उनकी बहुत सी रैलीज रहेंगी। मिथिलांचल में कौन सा पेच है जो बीजेपी के लिए लॉटरी दे सकता है या बीजेपी को नुकसान, यही जानेंगे आज बस मिथिलांचल के इस दौरे से। अमित शाह के चुनावी दिन की शुरुआत शिवहर के बेलसन विधानसभा से हुई। उधर अमित शाह जनसभा में व्यस्त हुए और इधर ग्राउंड पर नाविका कुमार ने जनता का मूड समझने की कोशिश की। तो क्या यहाँ क्या लग रहा है, कैसा है? एक तरफा आप बीजेपी से इसीलिए कह रहे हैं? नहीं हम बीजेपी से नहीं, हम इंडिया में बीजेपी है। हम लोग बीजेपी को चुन कर लाते हैं। अच्छा, मोदी का वोट तेजस्वी यादव नहीं पसंद है? आप लोग युवा नेता है, वो युवा नेता है। में 2 ही नारा है, जय श्री राम, जय मोदी। नहीं, मोदी के नाम, ये आप मोदी के नाम पर जाएगा। मोदी नीतीश नहीं, मोदी के नाम पर जनता के मुंह पर तो मोदी का नारा है। बिहार क्या दिखाने वाला है, आगे आगे देखिए। मिथिला की धरती पर मोदी मोदी की गूंज साफ सुनाई दे रही है। पर आज माता सीता की धरती में बन रहे पुनौरा धाम को प्रभु राम की अयोध्या से जोड़ने की बड़ी बात भी अमित शाह ने कह दी। जिस दिन सीता माता के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा उसी दिन सीतामढ़ी से लेकर अयोध्या तक हम वंदे भारत ट्रेन भी चालू कर देंगे। वंदे भारत ट्रेन जो अयोध्या आएगा
वो सीतामढ़ी आएगा और बिहार के टूरिज्म को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि माता सीता का धाम बिहार चुनाव के हिसाब से बीजेपी के लिए माता सीता मंदिर अयोध्या आंदोलन जैसा ही होने जा रहा है और ये बिहार में बीजेपी की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा है, जिसका राजनीति का असर सिर्फ मिथिलांचल नहीं बल्कि पूरे राज्य पर पड़ने वाला है। अमित शाह जी, आज आपने अयोध्या को सीधा सीतामढ़ी से जोड़ दिया, मैसेज क्या है आपका? मैं क्या जोड़ूंगा, अयोध्या सीतामढ़ी से जुड़ा हुआ ही है। राम और सीता का पहला मिलन ही सीतामढ़ी में हुआ था, सीता माता का जन्म भी हुआ था। एक अखंड चेतना का जागृति स्थान सीतामढ़ी है। यहाँ पर जो भव्य सीता का मंदिर बनेगा, न केवल टूरिज्म की दृष्टि से परंतु इस पूरे क्षेत्र की एक प्रकार से मृतप्राय होती जाती चेतना को जागरूक करने में इसका बहुत बड़ा भूमिका होने वाला है और एक अखंड चेतना का केंद्र यहाँ पर मिथिला में बनेगा, जो ज्ञान को भी आगे बढ़ाएगा। अमित शाह जी, आप हमेशा कहते हैं लालू एंड कंपनी, ये लालू एंड कंपनी बार बार याद कराते हैं, तेजस्वी जी का नाम नहीं लेते हैं, इसमें भी कुछ खास चाणक्य नीति है? नहीं, ये उनकी पार्टी की नीति के बारे में मेरा रेफरेंस होता है। लालू जी ने जातिवाद, राजनीति का अपराधीकरण और भ्रष्टाचार, ये तीन चीजों को राजनीति का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का प्रमुख अंग बनाया। उसी रास्ते पर उनके सारे कार्यकर्ता चल रहे हैं। तो मैं लालू जी बोलता हूं तो बिहार के सारे लोग समझ चाहते हैं कि मैं जातिवाद की बात कर रहा हूं, राजनीतिक अपराधीकरण की बात कर रहा हूं और भ्रष्टाचार की। तो एक शब्द में तीन चीजें आ जाती। लेकिन युवा नेता तेजस्वी का नाम ना लेना, जबकि लालू जी तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, तेजस्वी लड़ रहे हैं। एंड कंपनी में वो आ ही जाते हैं। अच्छा, एंड कंपनी। और राहुल गांधी को आप कितना सीरियस कंटेंडर समझते हैं इस बार? देश की जनता जितना। महागठबंधन की एकता पर कटाक्ष के बाद जब बात एनडीए गठबंधन और उसकी एकजुटता की आई तो अमित शाह ने इस पर भी सीधा जवाब देते हुए सब कुछ क्लियर किया। अमित शाह जी, आप बार बार बात करते हैं जब पांडवों की, कि आपका गठबंधन पांडवों की तरह है, एलजेपी जेडीयू आपके साथ आज मंच पर भी थे। ये अपना गठबंधन स्ट्रांग बताने के लिए या महागठबंधन का खाई दिखाने आप के लिए? देख रही है इतनी बड़ी सभा, भाजपा का एक भी प्रत्याशी नहीं था, सारे झंडे सबसे ज्यादा भाजपा के लगे थे। तो यही बताता है कि हमारा गठबंधन जमीनी स्तर पर एक मुश्त होकर लड़ा है। आगे आप जाएंगे भाजपा की सभा में, बाकी दलों के झंडे भी आपको दिखाई पड़ेंगे, कार्यकर्ता भी दिखाई पड़ेंगे। महागठबंधन में क्या इतना एका नहीं है? देखिए, सर फुटबॉल लड़ाई वहां पर है, शुरू से है ना। वो पहले चरण के नामांकन की अंतिम तिथि तक प्रत्याशियों की घोषणा कर पाए, ना एक प्रकार से ऑर्गेनाइज प्रचार हो रहा है। मेरी हर तीसरी सभा गठबंधन के लिए होती है और दूसरी सभा साझी होती है और एक सभा भाजपा की होती है। ये हमारी पार्टी का और पूरे एनडीए का एक प्रकार से वैज्ञानिक प्रचार का सिस्टम बना है। नीतीश बाबू भी हमारी 2 सभाएं करते, एक सभा गठबंधन की करते। अब ये वहां पर कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपको दिखाई पड़ता हो तो आप बताइएगा जब आप कमेंट्री करें तब, मगर हमें तो नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन जब उनका घोषणा पत्र आया तो उसमें तेजस्वी प्रतिज्ञा लिखा था। आपको लगता है कि ये कांग्रेस को मैसेज है या जनता को? देखिए, इनकी पद्धति है व्यक्ति आधारित राजनीति। हमारा संकल्प पत्र बिहार के विकास का संकल्प पत्र है, उनका संकल्प पत्र किसी व्यक्ति के विचार के आधार पर बना है। ये दोनों गठबंधनों का राजनीतिक संस्कृति, किस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति में श्रद्धा है, वो दर्शाता है। आपने डिफेंस कॉरिडोर की बात की, वाकई बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बन जाएगा? अब तक क्यों नहीं बना, ये भी सवाल है। बहुत अच्छा बनेगा। 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए थे, हम सफल हुए हैं। एक तमिलनाडु में बना है, एक उत्तर प्रदेश में, अब 2 बनने हैं, इसमें से एक बिहार में बनेगा। और मैं आपको बता दूं, डिफेंस रिसर्च में काम करने वाले 1/3 लोग आज भी बिहार के मूल निवासी हैं। तो ये जो गोली और गोले की बात कही, ये जनता के लिए प्रॉमिस है, ये कितनी देर में साकार होगा? पक्का वादा है। ये सरकार बनने के 2 ही साल में डिफेंस कॉरिडोर के लिए 5 स्पॉट चिन्हित कर ली जाएंगे। भूमि कमोबेश चिन्हित हो चुकी है और 5
स्पॉट चिन्हित होने के बाद इंडस्ट्रियों को यहाँ आने के लिए डाइवर्ट किया जाएगा, पीएसयू को यहाँ आने के लिए डाइवर्ट किया जाएगा। बड़ी बात कह रहे हैं अमित शाह जी। यहाँ पर बिहार में रोजगार, एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है और डिफेंस कॉरिडोर कहां तक ले जाएगा, ये बिहार की कहानी बताएं। शिवहर के बाद अमित शाह सीतामढ़ी के रीगा पहुंचे। बिहार की सीमांचल क्षेत्र में बसे और नेपाल से सटे रीगा पहुंचकर अमित शाह ने एक बार फिर घुसपैठ के मुद्दे को उठाया। जो बांग्लादेश से यहाँ आए हैं उनको बिहार का सीएम कौन होगा इसका वोट देने का अधिकार नहीं है। रीगा वालों, मैं कह कर जाता हूं, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। ए राहुल बाबा को बिहार नहीं पूरे देश में रैली निकालने दो, घुसपैठिया बचाओ रैली। राहुल बाबा, हम देश से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालेंगे। सीतामढ़ी की रीगा विधानसभा सीट अपने शुगर मिल्स के लिए भी जानी जाती है। अमित शाह ने नाविका कुमार को पूरा ब्लूप्रिंट दिया कि कैसे चीनी मिल को दोबारा रिवाइव किया जाएगा और पिछली लालू सरकार में जिस तरह से चीनी मिल इंडस्ट्री ध्वस्त हुई, उसे दोबारा इस गति में जाने से कैसे बचाया जाएगा। अमित शाह जी, हम सीतामढ़ी के ये रीगा इलाके में आए जहां प्रधानमंत्री का एक प्रॉमिस था कि शुगर मिल्स शुरू करेंगे। यहां पर पहली शुगर मिल रिवाइव हुई है, इसका उत्साह लोगों में बाकी कब होंगी, ये भी सवाल है। देखिए, अभी भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय ने तय किया है, जहां पर भूमि में पानी की उपलब्धि है वहां पर हर जगह पे बंद पड़े हुए शुगर मिल भारत सरकार का कोऑपरेटिव मंत्रालय एक राष्ट्रीय स्तर की कोऑपरेटिव संस्था के माध्यम से इसको टेक ओवर करेगा। कोऑपरेटिव बेसिस पर चलाकर इसका पूरा मुनाफा किसानों के बैंक अकाउंट में एवरेज प्रति एकड़ चला जाएगा। तो पहले तो शुगर को उनका जो दाम तय है वो दाम से हम खरीद कर लेंगे। फिर जिस किसान ने जितना किलो गन्ना जमा कराया है उतने गन्ने का प्रोरेटा मुनाफा उस किसान को वापिस हम देंगे। तो एक प्रकार से कोऑपरेटिव डेयरी के मॉडल के आधार पर ही बिहार के अंदर हम कम से कम 22 शुगर मिलें हमने एरिया छान लिया है, जहां पर या तो नई बनेगी या तो पुरानी टेक ओवर कर उसको हम पुनर्जीवित करेंगे। इसके साथ इथेनॉल के कारखाने भी लगेंगे, इसके साथ सीबीजी भी बनेगा और इसके साथ पोटास का भी निर्माण होगा। तो एक प्रकार से पूर्णतया प्रॉफिटेबल यूनिट, जो लालू जी जैसा कोई शासक आ भी जाता है तो बंद न कर पाए, ऐसा एक यूनिट हम बनाएंगे। तो यानी कि लालू जी के शासक के वापस आने का आपको मार्जिन लग रहा है? जरा भी नहीं है, मगर आयोजन ऐसा ही करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति बंद कराना चाहता है तो जनता उसको बदल ही देगी 5-10 साल में। तो 5-10 साल में इतना समृद्ध चीनी मिल होना चाहिए जो झटकों को सह पाए। एक जमाने में सारे चीनी मिल लालू जी के शासन में ही रंगदारी के चलते बंद हो गए। कितनी ऐसी मिलें बिहार में दोबारा आ सकती हैं? रोजगार के कितने यहाँ पर हमारे पास पूरा प्लानिंग है। टोटल 18,000 करोड़ का निवेश होगा। 25 चीनी मिलें जिसमें पुरानी चीनी मिलों का पुनर्जीवन भी है और नई चीनी मिलें बनाने का भी कार्यक्रम है। 18,000 करोड़ रुपया और बाकी का बैंक से ऋण लिया जाएगा। बड़ी बात है, रोजगार का ये भी एक प्लान है। क्या ये पूरे प्लान में इजाफा करेगा? ये पूरे प्लान में रोजगार आगे ले जाएगा, जो सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार के चुनाव में। आज अपनी चुनावी सभाओं के अंतिम पड़ाव में गृह मंत्री मधुबनी के खुटौना सीट पर पहुंचे। मिथिलांचल के इस वक्त मधुबनी इलाके में हम हैं और बिहार में मधुबनी इलाके की गरिमा कौन नहीं जानता। मधुबनी आर्ट और कल्चर का सेंटर, चाहे वो मधुबनी साड़ियां हो, चाहे वो मधुबनी पेंटिंग हो, ये
मधुबनी बिहार के प्राइड का पूरा रीजन है और इस बार बीजेपी और एनडीए की पहल इस बात की है कि बिहार जहां पलायन बड़ा मुद्दा है, जहां गरीबी बड़ा मुद्दा है, वहां बिहार में वापस स्वाभिमान का मुद्दा लाया जाए। ये वही इलाका है जहां मखानों का बहुत खेती होती है, मखानों के बोर्ड को सेटअप करने की बात है और यहाँ पर मैं फिर से कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर अब तक स्वाभिमान का वो दौर नहीं आया जो बीजेपी अब लाना चाहती है। स्वाभिमान यहाँ था। कर्पूरी ठाकुर यहाँ से आते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी जिन्हें जन नायक की उपाधि दी और जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हमेशा कहते हैं कि जन नायक का जो ये शीर्षक है ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने चुराने की कोशिश की। इस जन नायक की जन्मभूमि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की महामाया, उनका महिमा मंडन यहाँ वापस है, लाना है जहां तक इस चुनाव की बात है और साथ में ज्ञान का केंद्र मधुबनी को बनाना है। यही इस बार बीजेपी ने ठाना है। मधुबनी आप भी जानते हैं, आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, आपने भी पेंटिंग्स देखी होंगी और आइए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ एक माला भी बनाई गई है, मखानों की माला। उस माला का दृश्य मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जनता को संबोधित करते हुए जहां एक तरफ अमित शाह ने मधुबनी और मिथिला संस्कृति की बात की, तो वहीं एक बार फिर लालू यादव के शासन और जंगल राज को लोगों को याद दिलाया। तब तो आरजेडी ने तय किया है उनकी अगर सरकार बनती है तो एक अपहरण इंडस्ट्री का नया डिपार्टमेंट सरकार में खोलेंगे, एक डिपार्टमेंट खून विभाग खोलेंगे और एक फिरौती के लिए खोलेंगे और तीनों डिपार्टमेंट स्वयं लालू जी के बेटे अपने हाथ में रखेंगे। मधुबनी में अमित शाह का स्वागत फूल की नहीं बल्कि मखाने की माला से किया गया। पीएम मोदी हो, गृह मंत्री हो या वित्त मंत्री, केंद्र सरकार लगातार बिहार में मखाने की पैदावार, उसकी बिक्री और उसका प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर दे रही है। मधुबनी में जब हम हैं तो मधुबनी में आप इनोवेशन देखिए। मखाने तो यहाँ उगते ही हैं, मखानों की माला पेश की गई है और ये मखानों की माला है जो दी गई है। मखाने यहाँ पर सबसे ज्यादा होते हैं और आजकल के हेल्थ फूड में मखानों की क्या अहमियत है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। किसी भी डाइटिशियन के पास चली जाइए, हमेशा कहेंगे वजन कम करना है तो मखाने खाइए। और ये बिहार के मखाने यहाँ मधुबनी में इसकी माला बनाकर नेताओं को पेश करी गई है। ये गृह मंत्री को पेश करी गई है मखानों की माला और इस मखानों की माला से आप समझ सकते हैं कि मखानों का स्थान क्या है आज के बिहार में और मखानों से क्या रिश्ता है बिहार का। जब मैं स्वाभिमान की बात कर रही हूँ यहाँ मधुबनी में, तो यहाँ मधुबनी चाहे वो साड़ियां हो, दुपट्टे हो या फिर पेंटिंग हो, वहीं पर मधुबन में आकर ये मखानों का राज आपने देख लिया। मखानों के राज में क्या जुड़ा हुआ है, क्यों मखानों का बोर्ड बन रहा है, आप खुद समझ गए होंगे। यहाँ मधुबनी में आज कैंपेन ट्रेल पर मैं नाविका कुमार, टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नव भारत के लिए।